70 के दशक में भारत ने ना ताबड़तोड़ टैंक खरीदे थे और रूस से टैंक खरीदे थे। अब क्या हो गया है सीन, क्या रूस को भारत से हजारों टैंक चाहिए, लेकिन हजारों टैंक खरीदने के लिए रूस क्या नए तरीके को अपना रहा है। जानेंगे मीडिया में ये हलचल क्यों मच रही है और खुद रूसी मीडिया ने इस चीज को कंफर्म भी किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ को दिखाकर चाइना का ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि तुम सोच रहे हो मुझे पछाड़ने का, लेकिन तुम मुझे पछाड़ नहीं पाओगे। पर इन सब के उलट भारत, चाइना, अमेरिका सहित 5 देशों को पछाड़ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत के हाथ बहुत बड़ी जीत क्यों लग रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1970 के दशक में भारत ने ना करीब 2500 टैंक खरीदे थे और ये टैंक थे T-72 टैंक्स। हाल ही में 2020 में जब गलवान घाटी का कांड हुआ था, तब भारत ने इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया था। पर इस तैनाती के बाद काफी भारी भरकम होता है T-72 टैंक्स। तो भारत ने इस चीज को समझा कि हमें सबसे पहले तो टैंकों को बदलना होगा, लाइट वेट के और मॉडर्न टैंक लेने होंगे या ऐसे व्हीकल लेने होंगे जो आज के जमाने में चलते हैं, हथियारों से सुसज्जित। ये व्हीकल हमारे लिए ज्यादा अच्छे होंगे। पर इस बार भारत ने कुछ बनिया वाला दिमाग लगाया। ऐसा नहीं कि हमारे पास 2500 या करीब 2000 के आसपास T-72 टैंक हैं तो उनको हम कबाड़ में बेच देंगे या कबाड़ के भाव बेच देंगे। ऐसा भारत नहीं चाह रहा था। अब भारत चाह रहा था कि इन T-72 टैंक्स में से कुछ को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, कुछ रिपेयरिंग करते हैं और इनको थोड़ा मॉडिफाई करके नया बनाकर हम इसे सेल कर देते हैं। किस मार्केट में? अफ्रीका के मार्केट में सेल कर देते हैं या एशियन देश के मार्केट में सेल कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्हें अपग्रेड कौन करेगा। तो अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है कि भारत और रूस दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। स्पुतनिक इंडिया की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और रूस दोनों मिलकर इन टैंकों को अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड करने के बाद इन टैंकों को सेल कर दिया जाएगा अफ्रीकी देशों को या फिर कोई एशियन देश होगा। अब यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो पश्चिमी मीडिया है उनका कहना है कि ये जो टैंक है ये टैंक रूस ही खरीदने वाला है। अब भारत इसे डायरेक्ट तो बेचेगा नहीं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि प्रतिबंधों का सवाल है और भारत प्रतिबंध झेलना नहीं चाहेगा। ऐसे में भारत क्या करेगा, एक दूसरा रास्ता अपनाएगा और दूसरे रास्ते के तहत भारत इन टैंकों को बेचेगा अफ्रीकी देशों को या एशियन देशों को, ऐसे देशों को बेचेगा जिन देशों से फिर रूस खरीद सकता है। ये बात अब मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया में ये बात फैली हुई है। चूंकि भारत और रूस के बीच में बहुत गहरे संबंध है। हाल फिलहाल में तो ये भी कहा गया कि भारत और रूस ने एक सीक्रेट रूट भी बना रखा है, जिस रूट के तहत भारत और रूस आपस में व्यापार भी कर रहे हैं। ऐसे में भारत रूस को ये डायरेक्ट न देकर इनडायरेक्ट दे सकता है, ये बात कही जा रही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए कयास लगाए जा रहे हैं पश्चिमी दुनिया के द्वारा कि भारत से इस तरीके से टैंक हासिल करेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में टैंकों का कब्रगाह बन गया है। रूस के टैंक बुरी तरीके से तबाह हुए हैं और रूस को अब हथियारों की कमी हो रही है। इन हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए रूस अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके से बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आपूर्ति बनी रहे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक डैम देख रहे हैं। ये डैम बनाने के पीछे चाइना का बहुत ही बड़ा टारगेट था और वो टारगेट ये था कि चाइना चाहता था कि एक तो इस इलाके में बिजली उत्पादन हो या फिर कृषि हो या फिर मत्स्य पालन हो, इस हर इलाके में मदद हो। साथ ही साथ इस इलाके के आसपास इसके कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से यांगजे नदी बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। ये सारी चीजें चाइना ने आज नहीं बल्कि काफी पहले करा था। वैसे तो आजकल ये कहते हैं कि अगर ये बांध टूटा तो समझ लीजिए कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब डूब जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। पर इसके अलग सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने समय रहते इन चीजों पर ध्यान दिया और इन चीजों पर ध्यान देकर ये आगे बढ़े।
बढ़े। जबकि भारत के केस में क्या था, भारत ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। जब समय था तब भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ना था, पर भारत उस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसी चीज का उल्लेख हाल में डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। स्क्रीन पर एक वीडियो सुन सकते हैं। Now, as I said, it requires hard work. It doesn't happen in a day. I mean, we are struggling with some issues. There's a big debate in this country, in our country, about manufacturing. Now, the fact is, there are people who would say, why are we importing so much from China? Part of it is because we neglected manufacturing through the 1960s, 70s, 80s and 90s. Or maybe even the first decade of 2000. Think back, all of you are as connected and have as good a memory about our country as I do. When did we actually have governments who made a major push on manufacturing? And yet there are people who today come and say, no, we need to find a fix. As though it's something you can do instantaneously. In fact, and there are, by the way, people who actually also say that we are incapable of it. We should not even attempt it. So, now, ask yourself, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज हम चाइना से सबसे ज़्यादा क्यों खरीदते हैं। इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जिस समय हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए था, हमने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया। लाइफ जो होता है ये खटाखट नहीं होता है, आदमी को हमेशा मेहनत करना पड़ता है और कोई भी चीज मेहनत से हासिल होती है। तो उस समय चाइना आगे निकल गया और हम आज तक खरीद रहे हैं। अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। पर चाइना की गिरती जनसंख्या के साथ ये कहा गया कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बाहर हो जाएगा। इस पर चाइना ने एक रिप्लाई दिया। इस ग्राफ को देख सकते हैं, जिस ग्राफ को दिखलाकर चाइना ने कहा कि देखो, अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो रोबोट्स का इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड है वो अब धीरे धीरे बदल चुका है। जहां हम पहले काफी कम संख्या में करते थे, आज हम जापान के बराबर पहुंच गए हैं। ये इन्होंने ग्राफ दिखाया। इसीलिए जनसंख्या पर मत जाओ, जनसंख्या से कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। पर आपको बता दूं, यहाँ वो ये भूल गए कि ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तभी चलते हैं या फैक्ट्रियां तभी चलती हैं जब आपको ऑर्डर मिलते हैं। अभी का सीन क्या हो रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि 2032 तक एक तो भारत $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और दूसरी तरफ भारत साउथ कोरिया, जापान, चाइना, अमेरिका इन सब को पछाड़कर मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पर जाएगा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही बात हो रही है, पर स्क्रीन पर देख सकते हैं नोमुरा रिसर्च की एक रिपोर्ट, जिसमें दिखलाया जा रहा है कि 2026 तक भारत यूरोपीय देशों को यहाँ क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद कई सारी स्कीमें हैं जिसकी वजह से भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी तेजी से आगे निकलकर इन 5 देशों को पीछे छोड़ देगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।